हम बात कर रहे हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर, और एक दल के प्रभुत्व के दौर जो दूसरा अध्याय है स्वतंत्र भारत में राजनीति का, उसका आज ये सेकंड भाग है। एक भाग हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप तक पहुंच गया होगा, और यदि नहीं पहुंचा है तो आप लोग जरूर उसे देखें और उसके बाद इस वीडियो को आप लोग देखें। दूसरा अध्याय चल रहा है हम लोगों का। दूसरे अध्याय एक दल की दौर यानी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती में हम बात कर रहे हैं आज भाग 2 पे। तो दूसरे अध्याय का भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे और कोशिश रहेगी कि आज आपके दूसरा पार्ट पूरा हो जाए। बस आप लोग अनवरत जुड़े रहें, आप लोगों का स्नेह मिलता रहे। चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें। कक्षा 12 और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को इसे शेयर अवश्य करें। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का स्नेह ही हमें और बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आइए सीधी बात करते हैं हम एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम बात कर चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र स्थापित करने के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी, और हमने देखा कि चुनाव के बदलते तरीके क्या थे। प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन क्या रहा, और प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस की जीत के क्या कारण था, पहले ही कह चुका, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा हमने देखा केरल में कम्युनिस्टों की सरकार, 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा की। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बात करेंगे विशेष रूप से कांग्रेस एक सामाजिक व विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी है। इस बात को डिटेल में देखेंगे। गठबंधनात्मक पार्टी, देखिए आपको याद आ रहा होगा कि हमने कांग्रेस की जीत के जब कारण पढ़े थे, कांग्रेस के प्रभुत्व की जब हम लोगों ने चर्चा की थी, उस समय हमने देखा था कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी होने के कारण कांग्रेस की जीत हुई। आज इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और कांग्रेस की एक और जबरदस्त विशेषता थी, इसे हम कह सकते हैं कांग्रेस की प्रकृति, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। प्रभुत्व की प्रकृति के रूप में देखेंगे कि कांग्रेस का प्रभुत्व रहने के कारण क्या थे। उसकी प्रकृति इस प्रकार की थी, सामाजिक विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी, और गुटों में तालमेल व सहनशीलता जो कांग्रेस पार्टी की दूसरी जो एक विशेषता थी, यह भी कारण था कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का, कांग्रेस पार्टी की जीत का। तो इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात करने वाले हैं वो है विपक्षी दल। 4 विपक्षी दलों के बारे में हम लोग चर्चा आज करेंगे, और छोटे छोटे ब्रैकेट में जो बातें हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सीधे हम प्रवेश करते हैं। देखिए कुछ नेता हैं, उनके बारे में ब्रैकेट वाले जो इस प्रकार के दे रखे हैं आपकी किताब में, वहां से काफी अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक नंबर के प्रश्नों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पंडित नेहरू का जो पहला स्वतंत्र भारत के बाद में जो पहला मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल के आप लोगों को 3-4 मंत्रियों के नाम याद रखने। जैसे आपसे पूछा जाएगा, मिलान करने का प्रश्न पूछा जाएगा, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आपके अनुसार आपका उत्तर होना चाहिए मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये संविधान सभा के सदस्य भी थे, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। दूसरा, आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम स्वतंत्र भारत में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री पूछा जा सकता है आप लोगों को, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। तो आपका उत्तर होगा राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर भारत की, स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री, प्रथम संचार व खाद्य मंत्री कौन थे? आपका उत्तर होना चाहिए रफी अहमद किदवई। और पूछा जा सकता है आप लोगों से कि स्वतंत्र भारत में कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री, आपका उत्तर होना चाहिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो एक तरफ 4 मंत्रालय देंगे और दूसरी तरफ आप लोगों के लिए विकल्प होंगे कि इनमें से कौन से
किस मंत्री के पद पर थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल की बात जब भी आए, ध्यान रखना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, कृषि, संचार व खाद्य मंत्री रफी अहमद किदवई और कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। मिलान करने का प्रश्न आएगा, आप लोगों को इस प्रकार से मिलान करना होगा, जिसके सामने जो सही फैक्ट हो उसको आप लोगों को लाना होगा। देख लीजिए, राजकुमारी अमृता कौर संविधान सभा की सदस्य भी थी और पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर थी। नेक्स्ट देखिए, रफी अहमद किदवई, और ये प्रथम मंत्रिमंडल में संचार, खाद्य और कृषि मंत्री के पद पर भी थे। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, और वो क्या हो सकते हैं? एक तो ये कि स्वतंत्र भारत में जो प्रथम मंत्रिमंडल था, उस प्रथम मंत्रिमंडल में ये जो है कानून मंत्री के रूप में थे। बाद में हिंदू कोड बिल के ऊपर इनका विवाद हो गया और 1951 में इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बारे में 4 फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। कितने फैक्ट? 4। मैं चारों तथ्य यहां पर लिख देता हूं, वैसे 5 तथ्य हैं, पांचों यहां पर लिख सकते हैं। सबसे पहले, डॉक्टर बी आर अंबेडकर संविधान सभा की एक बहुत महत्वपूर्ण समिति थी, और उस समिति का नाम है क्या? प्रारूप समिति। इसे पांडुलिंग समिति के नाम से भी जाना जाता था, इसे मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता था, इसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ये 7 सदस्य जो प्रारूप समिति थी, इसका 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था, और 30 अगस्त को डॉक्टर बी आर अंबेडकर को इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कुछ राजनीतिक दलों की स्थापना की थी। आप लोगों को याद रखना है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसके योजनाकार भी कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल्स कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसके योजनाकार थे। तो इन तीनों पार्टियों का संबंध किससे था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर का था। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। इसके अलावा पहले मंत्रिमंडल में, प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री, विधि मंत्री हम कह सकते हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। तो बहुत अच्छे फैक्ट है, चारों फैक्ट आप लोगों को याद होने चाहिए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर किन राजनीतिक दलों से संबंधित थे, उसके बारे में ये तथ्य आप लोगों को याद रखना है। तो मैंने 4 व्यक्ति विशेष के प्रश्न आप लोगों को बताए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, राजकुमारी अमृत कौर, रफी अहमद किदवई साहब और डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इनसे संबंधित ये तथ्य आप लोगों को याद रखने होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी। यहां से कोई बड़ा प्रश्न नहीं बनने वाला, कुछ छोटा प्रश्न आप लोगों से पूछ ले तो आप लोगों को ध्यान रखना है। हमने अब तक पढ़ा कि कांग्रेस पार्टी का आजादी के बाद लगातार प्रभुत्व रहा था। विशेष रूप से प्रथम, द्वितीय और तृतीय आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिला था। हम यह भी देख चुके हैं कि प्रथम आम चुनाव में 364, दूसरे आम चुनाव में 371, तीसरे आम चुनाव में 361 सीटें कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व प्रारंभिक आम चुनाव में जबरदस्त रहा था। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि 1967 के चुनाव में भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। 1971 के चुनाव में भी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। बीच का कार्यकाल छोड़ दिया जाए, 1977 से 1979 के बीच में जब जनता पार्टी का शासन था, गठबंधन की सरकार बनी, तो 1952 से 1990 तक कांग्रेस पार्टी का शासन था। तो कहने का मतलब आजादी के बाद प्रारंभिक दौर में भारतीय राजनीति में एक पार्टी का दबदबा था और उस पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। यह अलग बात है कि 1971 को जो कांग्रेस थी उसका नाम था कांग्रेस आई, जो वर्तमान में कांग्रेस इंदिरा के नाम से, क्योंकि 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। उसके बारे में भी आगे के अध्याय में हम लगातार चर्चा करेंगे।
लेकिन क्या भारतीय एक अकेला ऐसा देश था जहां कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था? नहीं, विश्व के बहुत से देश ऐसे रहे हैं जहां एक दल का प्रभुत्व रहा, लेकिन भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व और विश्व के अन्य देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच में रात दिन का अंतर था। वो अंतर कैसे था? वो अंतर इस प्रकार से था कि भारत में कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व था वो लोकतांत्रिक तरीके से प्रभुत्व था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी दलों के होते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए हिंदुस्तान में, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, तो एक वो लोकतांत्रिक चुनाव थे। लेकिन विश्व के अन्य जो देश रहे हैं उन देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व या तो सैनिक सत्ता के कारण, या इस प्रकार के कानून बना दिए गए थे कि एक पार्टी को जीत प्राप्त होती थी, या फिर कुछ ऐसे देश थे जहां पर एक ही दल हुआ करता था। कम्युनिस्ट पार्टी जहां होती थी, जिन देशों में जहां साम्यवादी शासन था, वहां एक ही राजनीतिक दल हुआ करता था, अन्य राजनीतिक दलों को मान्यता ही नहीं दी जाती थी, तो एक पार्टी का शासन रहना ही। और भी विश्व के कुछ देश थे जहां पर एक दल का प्रभुत्व था। आइए वो कौन कौन से देश थे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा, एक एक नंबर का कोई प्रश्न बन सकता है, लेकिन आपसे यदि प्रश्न यह पूछा जाता है कि भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के समकक्ष विश्व के किस देश में एक पार्टी के प्रभुत्व का हम अस्तित्व देख सकते हैं, या उसके जैसी परिस्थितियां विश्व के कौन से देश में है, थी या है? बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए, और आपका उत्तर होगा दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका की जो कांग्रेस पार्टी थी, उस कांग्रेस पार्टी का भी प्रभुत्व दक्षिणी अफ्रीका की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी दोनों का आजादी के बाद में, क्योंकि इन दोनों राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत प्राप्त थी, दक्षिणी अफ्रीका में भी रंग भेद के विरुद्ध में लंबा संघर्ष किया था नेशनल मंडेले के नेतृत्व में, नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व नेतृत्व के रूप में। इसलिए आजादी के बाद वहां पर भी एक पार्टी का प्रभुत्व रहा, जैसा कि भारत में रहा था। तो भारत के जैसा यदि उदाहरण आप लोगों से पूछे तो विश्व के एक ही देश में, और वो कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका। और उस राजनीतिक दल का नाम क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। लेकिन और भी देशों में एक दल का प्रभुत्व रहा। आइए उसके कारण क्या थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग चर्चा करें तो चीन, क्यूबा और सीरिया, चीन, क्यूबा और सीरिया, इन देशों में एक ही पार्टी को अनुमति दी गई थी। यानी कि इन देशों में साम्यवादी शासन था, और साम्यवादी शासन होने के कारण एक ही दल को मान्यता, एक ही दल को मान्यता थी। जबकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। भारत में कांग्रेस पार्टी के अलावा बहुत से राजनीतिक दल थे। तो एक तो ये बात याद रखनी है। नंबर 2, इसके अलावा म्यांमार, बेलारूस व इरिट्रिया, ये जो देश थे, यहां पर एक पार्टी का जो प्रभुत्व था उसका कारण था सैन्य प्रभुत्व, यानी कि सेना का प्रभुत्व था वहां पर। और इसके अलावा कानूनों को कुछ इस प्रकार से बनाया गया था कि एक ही पार्टी की बार बार जीत होती थी। आपने कक्षा 11 में आंग सांग सू की के नेतृत्व के बारे में, आंग सांग सू की के संघर्ष के बारे में पढ़ा था। म्यांमार में वो लोकतंत्र स्थापित करना चाहती थी, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। तो म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में भी एक पार्टी का प्रभुत्व रहा था, लेकिन वहां एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक नहीं था। वहां सैन्य प्रभुत्व के कारण या कानूनों को कुछ इस प्रकार से बनाया गया था कि एक ही पार्टी की जीत हुआ करती थी। इसके अलावा नंबर 3 यदि बात करें, मैक्सिको, दक्षिणी कोरिया और ताइवान, इन देशों में भी कुछ समय पहले एक दल का प्रभुत्व था, लेकिन यहां पर मैं किसी भी देश में लोकतांत्रिक तरीके से एक दल का प्रभुत्व नहीं था। चूंकि मैं पहले ही आप लोगों के इस बात को साझा कर चुका हूं कि एकमात्र पार्टी कांग्रेस, यानी कि भारत में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक प्रभुत्व था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यहां पर चुनाव हुए और भी बहुत से विपक्षी दल थे, लेकिन जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया। उसके कारण की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भारत के समान यदि हम लोगों को उदाहरण पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा दक्षिणी अफ्रीका। क्या उत्तर होगा? दक्षिणी अफ्रीका। और वहां के राजनीतिक दल का नाम अफ्रीकन नेशनल पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी का नाम आप लोगों को याद
रखना है। एक एक नंबर के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दे रखा है पीआरआई का। किसका दे रखा है? पीआरआई का। पीआरआई का पूरा नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, स्पेनिश भाषा में इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? पीआरआई कहा जाता है। इस पीआरआई के नेतृत्व में मैक्सिको में स्वतंत्रता आंदोलन चला। 1929 में इस पार्टी की स्थापना की गई। मैक्सिकन जो क्रांति हुई थी वो मैक्सिकन क्रांति पीआरआई के नेतृत्व में हुई थी। प्रारंभ में पीआरआई कांग्रेस की भांति एक सामाजिक गठबंधनात्मक पार्टी थी। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इस पार्टी के अंदर थे, लेकिन ये कई हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला राजनीतिक दल था। लेकिन इसके जो संस्थापक थे, जिनका नाम था प्लाटूर्को इलियास कैलस, नाम देख लीजिए, प्लाटार्को इलियास कैलस, इन्होंने कुछ समय बाद इस पार्टी के संगठन पर अपना कब्जा जमा लिया, अपना दबदबा स्थापित कर दिया और इस प्रकार का दबदबा स्थापित किया कि कानून इस प्रकार से बना दिए कि पीआरआई के अलावा कोई भी राजनीतिक दल जीत ही नहीं सकता था। जनता बहुत अधिक परेशान थी। ये जो चुनावों में अक्सर धांधली होती थी, चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होते थे, इसे परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता था। परिपूर्ण तानाशाही। अंततः जनता ने लगातार इसका विरोध किया और वर्ष 2000 में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उस राष्ट्रपति के चुनाव में, वर्ष 2000 के जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उस राष्ट्रपति के चुनाव में पीआरआई को हार का सामना करना पड़ा। तो पीआरआई मैक्सिको का एक राजनीतिक दल है। 1929 में इसकी स्थापना की गई। मैक्सिकन क्रांति इसके नेतृत्व में हुई थी। प्रारंभ में यह भी कांग्रेस पार्टी की तरह सभी वर्गीय हितों का सुरक्षा करने वाली, सबका प्रतिनिधित्व करने वाला राजनीतिक दल था, लेकिन कुछ समय बाद इसके जो संस्थापक थे इलियास कैलस, प्लाटार्को इलियास कैलस, जिन्होंने इस पार्टी पर अपना प्रभुत्व कर दिया, कानूनों को इस प्रकार से बना दिया कि चुनाव कभी निष्पक्ष नहीं होते थे और एक ही राजनीतिक दल की हमेशा जीत हुआ करती थी। तो यह भारत में कांग्रेस पार्टी से अलग प्रकार का एक उदाहरण है। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के अलावा अफ्रीका को छोड़ दिया जाए, दक्षिणी अफ्रीका को छोड़ दिया जाए, तो अन्य देशों में लोकतंत्र की कीमत पर एक दल के प्रभुत्व की स्थापना हुई थी, जबकि भारत में लोकतंत्र की कीमत पर नहीं बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के तहत एक दल का प्रभुत्व रहा था और उसके कारणों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करना चाहते हैं कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी थी। देखिए, कांग्रेस की जीत का एक कारण था ये, और इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यहां डिटेल में बात करना चाहेंगे। डिटेल में क्यों करना चाहेंगे? आपको अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांग्रेस एक सामाजिक व विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी है, कथन की पुष्टि कीजिए। तब आज इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देंगे, जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप जानते हैं कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। प्रारंभ में जो कांग्रेस पार्टी थी वो नवशिक्षित लोगों की पार्टी थी। नवशिक्षित लोगों का तात्पर्य है कि केवल पढ़े लिखे लोग इस पार्टी में थे, केवल कामकाजी। कामकाजी का मतलब ऐसे लोग जो व्यवसायी थे, जो व्यापारिक थे, जिनके पास में पूंजी अधिक थी। हम कह सकते हैं कि एक तरह से एक धनवान लोगों की पार्टी थी। प्रारंभ में कांग्रेस पार्टी नवशिक्षित पढ़े लिखे लोग थे, इस पार्टी में कामकाजी और व्यापारिक लोग थे और धनवान लोगों का इस पार्टी पर बहुत अधिक बोलबाला था। या हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में इस पार्टी में अभिजन लोगों का बोलबाला था, यानी कि अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी था यानी कि अंग्रेजी के जानकार। अगड़ी जाति, हम कह सकते हैं अगड़ी जाति का मतलब उच्च जाति के लोग इस पार्टी में थे। उचले मध्यम वर्ग के लोग भी इसमें थे। मध्यम वर्ग के लोग थे, लेकिन वो उचले मध्यम वर्ग के लोग जिनकी बड़ी मोटी तनख्वाह हुआ करती थी। और इसके अलावा शहरी अभिजन लोग थे, शहरी अभिजन लोग। तो 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। प्रारंभ में ये जो कांग्रेस पार्टी थी, इस पार्टी के अंदर पढ़े लिखे लोग थे, नवशिक्षित लोग थे, कामकाजी लोग थे, व्यापारिक लोग थे,
शहरी अभिजन के लोग थे, अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे, अगड़ी जाति के लोग थे, उछले मध्यम वर्ग के लोग थे, यानी कि आम जनता इस कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने जब से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन उनके द्वारा चलाया गया। 1920 का जो सविनय अवज्ञा, 1920 का जो असहयोग आंदोलन था, 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को जन जन तक पहुंचाया। आप यह भी जानते हैं महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, अतः गांवों का विकास होना चाहिए। महात्मा गांधी का मानना था कि इस देश का सच्चा राष्ट्रीय आंदोलन तभी चलेगा, इस देश को आजादी तभी मिलेगी जब गांव, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ा, श्रमिक सभी लोग इस कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे, तभी हम एक सच्चा राष्ट्रीय आंदोलन चला पाएंगे और हिंदुस्तान को सच्ची आजादी प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन और 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कांग्रेस पार्टी जन जन तक पहुंची, कांग्रेस पार्टी गांवों तक पहुंची, कांग्रेस पार्टी में समाज का प्रत्येक वर्ग जुड़ा, कांग्रेस पार्टी से मजदूर जुड़े, किसान जुड़े, समाज का प्रत्येक वर्ग जुड़ा और कांग्रेस एक ऐसा गठबंधन हो गया जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व था। तो कुल मिलाकर प्रारंभ में इसका नेतृत्व केवल उच्च वर्ग के लोगों के हाथ में था, प्रारंभ में इसका नेतृत्व केवल उच्च जातियों के नेतृत्व में था, आम व्यक्ति इस पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन महात्मा गांधी ने इस कांग्रेस पार्टी को जन जन तक पहुंचाया और यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी के प्रयासों के बाद में, महात्मा गांधी के प्रयासों के बाद में कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के भीतर किसान भी जुड़े, पहले बात कर चुके हैं, उद्योगपति भी जुड़े, शहरी लोग भी थे, ग्रामीण भी थे, मजदूर भी थे, तो मालिक भी थे। प्रत्येक भाषा, धर्म, जाति और हम कह सकते हैं जाति, वर्ग, धर्म और अन्य हितों के लोग भी कांग्रेस पार्टी से आकर जुड़ गए। समाज के निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग, सभी वर्गों के लोग कांग्रेस पार्टी में आ जुटे। तो महात्मा गांधी के आंदोलन के बाद में कांग्रेस पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल हो गया जिस राजनीतिक दल में किसान भी थे, दो विरोधी हितों वाले लोग थे, किसान भी थे तो उद्योगपति भी थे, शहर के लोग थे तो गांव के लोग भी थे, मजदूर थे तो मालिक भी थे, पूंजीपति भी थे, उद्योगपति भी थे, इसके अलावा निम्न वर्ग के लोग भी थे, उच्च वर्ग के लोग भी थे और मध्यम वर्ग के लोग भी थे। भाषा, धर्म, जाति और अन्य हितों के सभी वर्गों के लोग कांग्रेस पार्टी में आ जुटे। इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक गठबंधनात्मक पार्टी के रूप में उभरकर सामने आती है, यानी समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में था। इसका तात्पर्य था कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को समाज के प्रत्येक वर्ग का मत मिला, सभी ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिए। यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी की क्या हुई थी, जीत हुई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधनात्मक पार्टी के रूप में कथन की पुष्टि कीजिए, तब आपको यह स्थिति बतानी है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल था जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति था, समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी में था। यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। और इसमें क्या है कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी, यानी कि कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी, विचारधारात्मक। तो देखिए महात्मा गांधी के प्रयासों के बाद में आजादी का आंदोलन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चला और कांग्रेस पार्टी में समाज के, देश के सभी विचारधाराओं के लोग इस पार्टी में आकर जुड़ गए। भले ही लोगों की विचारधाराएं अलग थी लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के भीतर रहना चाहते थे। भले ही उनमें आपस में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर ही वो अपना गुट बना लेते थे। तो सभी विचारधाराओं के लोग कांग्रेस पार्टी में थे। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से लिख देते हैं कि कंजरवेटिव, रेडिकल, वामपंथी, दक्षिणापंथी, वामपंथी जो मजदूर और किसानों की बात करते हैं, दक्षिणापंथी जो पूंजीपतियों की बात करते हैं, दक्षिणापंथी, उदारवादी, उग्रवादी, नरमपंथी और गरमपंथी, देश के सभी विचारधारा के लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी थी, इनकी समाज की सभी विचारधाराओं के लोग कांग्रेस पार्टी में थे। यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति का संगठन नहीं होकर समाज के सभी वर्गों का संगठन था। सभी विचारधाराओं के लोग कांग्रेस पार्टी में थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी को सभी विचारधाराओं के लोग, सभी विचारधारा के लोगों ने वोट दिया था। हालांकि कुछ ऐसे राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी के भीतर भी बने, उनका संगठन अलग अलग प्रकार के थे, लेकिन वो कांग्रेस के भीतर ही थे। जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कांग्रेस पार्टी के भीतर ही थी। बाद में कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है संविधान में संशोधन करके प्रावधान कर दिया कि एक व्यक्ति एक से साथ एक ही व्यक्ति दो पार्टियों का सदस्य नहीं हो सकता। 1948 में जब ऐसा नियम बनाया तब कुछ पार्टियां कांग्रेस पार्टी से अलग हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी थी। अलग से आपको 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को इस प्रकार से देना है। अगला कि कांग्रेस पार्टी गुटों में तालमेल और सहनशीलता की क्षमता थी। अलग से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। कांग्रेस की जीत का कारण भी है कि कांग्रेस पार्टी में गुटों में तालमेल बिठाने की क्षमता थी और कांग्रेस पार्टी में सहनशीलता की क्षमता थी। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तब आप लोगों को उत्तर क्या देना है। चूंकि कांग्रेस पार्टी में समाज के सभी वर्गों के लोग थे, चूंकि कांग्रेस पार्टी में समाज के सभी वर्गों के साथ साथ सभी विचारधाराओं के लोग थे, तो यह एकदम बात स्पष्ट है कि जब अलग अलग विचारधाराओं के लोग होंगे तो उनके अलग अलग गुट होंगे। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही उनके अलग अलग प्रकार के गुट थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रकृति ऐसी हो गई थी, एक संयुक्त परिवार में जिस प्रकार से सबको साथ लेकर चलने की क्षमता होती है, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्षमता हो चुकी थी कि कांग्रेस पार्टी इन गुटों में तालमेल बैठाने की विशेषता उसने प्राप्त कर ली थी। देखिए, एक तो जो गठबंधनात्मक पार्टी होती है उसकी कुछ विशेषताएं होती है, गठबंधन के कुछ स्वभाव होते हैं। पहला कि जो भी आए उसको गठबंधन में शामिल कर ले, जो भी पार्टी में आए गठबंधन में शामिल कर दे। गठबंधन में शामिल करना यानी कि गठबंधन में शामिल करना, चाहे कोई भी आओ उसको अपने भीतर पचाने की क्षमता उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा जो गठबंधनात्मक पार्टी होती है वो अतिवादी रुख नहीं अपनाती है, इनकी सबको साथ लेकर चलना चाहती है। कोई एक विचारधारा, एक धारणा पर नहीं चलती है, सभी को साथ लेकर चलने की उसकी क्षमता होती है। इस प्रकार की जो पार्टी होती है उसमें सुलह समझौते की क्षमता विकसित हो जाती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के गुट हैं तो उसमें मतभेद होगा, और मतभेद होगा तो उनको साथ लेकर चलना है, तो उस पार्टी को उन गुटों में तालमेल बिठाना होगा, उनमें जो है सुलह समझौता करवाकर, उनमें आपस में संधि समझौता करवाकर उनको साथ लेकर चलना होगा, उनके मतभेदों को समाप्त करना होगा। इसके अलावा सर्वसमावेशी, जो गठबंधनात्मक पार्टी होती है उसमें सर्वसमावेशी की क्षमता होती है। सर्वसमावेशी का तात्पर्य होता है कि सबको साथ लेकर चलना, सबको समाहित करके एक साथ आगे बढ़ना। तो इस प्रकार से जो गठबंधनात्मक पार्टी होती है उसकी कुछ विशेषताएं होती है। और शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सभी लोगों को आमंत्रण था, प्रत्येक विचारधारा का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहा था, कांग्रेस पार्टी से टिकट लेते थे, वो चुनाव लड़ते थे। कांग्रेस पार्टी ने अतिवादी रूप नहीं अपनाया, प्रत्येक वर्ग के हित की बात कही, पूंजीपति के हित की बात कही तो मजदूर के हित की बात भी कही, उद्योगपतियों के हित की बात की तो किसानों के हित की बात भी कही, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग सभी के हितों की बात की। तो कोई एक रूप कांग्रेस पार्टी ने नहीं अपनाया। सुलह समझौता, एक जो गठबंधनात्मक पार्टी होती है उसमें अलग अलग गुट होते हैं, उनमें आपस में मतभेद हो सकता है, बड़ा परिवार होगा, मतभेद होंगे, तो उनमें सुलह समझौते करवाने की क्षमता भी कांग्रेस पार्टी ने अख्तियार कर ली थी। इनके अपना आप में उस कला को उन्होंने सीख लिया था, वो गुण कांग्रेस पार्टी में आ गया था। सर्वसमावेशी यानी सबको साथ लेकर चलने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में थी। अब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सभी विचारधाराओं के लोग थे। अब विपक्ष के पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि कांग्रेस पार्टी की आलोचना क्या करे। विपक्ष किसी भी चीज की आलोचना करने की क्षमता ही उनके पास में नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी की एक और विशेषता थी सहनशीलता। दूसरा पॉइंट, सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब है कि जो संयुक्त परिवार होगा, जो गठबंधनात्मक पार्टी होगी, उसमें सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, छोटे मोटे विवादों को समाधान करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए, छोटी मोटी बातों को पचाने की क्षमता होनी चाहिए, और छोटे मोटे टकराव हो जाए तो उन सबको साथ लेकर चलने की क्षमता इस पार्टी में होनी चाहिए। यही कारण था
कि राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ा गया। आजादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी में सभी वर्गों के लोग, सभी सामाजिक समूहों के लोग, सभी विचारधाराओं के लोग थे और इन सबको साथ लेकर कौन सी पार्टी चली थी? कांग्रेस पार्टी चली थी और कांग्रेस पार्टी को सत्ता भी प्राप्त हुई थी, कांग्रेस पार्टी को जीत भी हुई थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि गुटों में तालमेल और सहनशीलता। अब जब कांग्रेस पार्टी के भीतर विभिन्न प्रकार के गुट थे, इनकी वो कांग्रेस से अलग नहीं होते थे, भले ही उनकी विचारधारा में मतभेद है, तो वो पार्टी के भीतर ही अपने अलग से क्या बना लेते थे? गुट बना लेते थे। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही उनके अलग अलग प्रकार के क्या थे? गुट थे। एक गुट को सत्ता प्राप्त होती थी तो दूसरा गुट विपक्ष की भूमिका निभाता था। आप कहोगे विपक्ष की भूमिका कैसे? यह बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों की कि आजादी के बाद में विपक्षी पार्टियों के हालात अच्छे नहीं थे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे। आप देख चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के अलावा सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, और वो भी कितनी? प्रथम आम चुनाव में 16, दूसरे आम चुनाव में 27 और तीसरे आम चुनाव में 20। 50 से अधिक सीटें भी विपक्षी दलों को प्राप्त नहीं होती। और दूसरी तरफ कांग्रेस 364, 371 और 361। कहां कांग्रेस की सीटें थी और कहां विपक्षी दलों की सीटें थी? तो विपक्ष की भूमिका किसने निभाई? कांग्रेस ने निभाई। शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाई। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की सफलता के लिए मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। तो कांग्रेस पार्टी का एक गुट सत्ता पक्ष में रहता था तो दूसरा गुट उसकी आलोचनाएं करने के लिए तैयार रहता था, ताकि व्यवस्थाओं में संतुलन सदकर रह सके। इस प्रकार से कोई भी गुट, कोई भी विचारधारा का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं होना चाहता था। वो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही रहकर जो है अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को कायम करने की कोशिश करता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का गठबंधनात्मक पार्टी थी और उन सभी गुटों में तालमेल बिठाने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में थी, सहनशीलता की क्षमता कांग्रेस पार्टी में थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो गुट थे वो आपस में सहनशील थे। विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं लोगों की अलग अलग प्रकार की थी, लेकिन किसी भी विचारधारा के व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं होते थे। वो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही रहकर काम करते थे। इस प्रकार से ये कांग्रेस की एक कमजोरी नहीं थी, ये कांग्रेस की एक मजबूती थी। कांग्रेस पार्टी के भीतर गुट कांग्रेस की मजबूती का कारण थे, एक दूसरे पर शक्ति संतुलन स्थापित करते थे। एक गुट यदि सही ढंग से कार्य नहीं करता था तो दूसरा गुट उसकी आलोचना करने के लिए तैयार रहता था। आज आप जानते हैं कि लोकतंत्र की भलाई के लिए, लोकतंत्र की सेहत के लिए, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ताकि सरकार मनमानी नहीं करे, ताकि सरकार तानाशाही रुख नहीं अपनाए, ताकि सरकार जनता के हित में काम करे। क्योंकि सरकार को 24 घंटे 365 दिन ये बात माइंड में रहती है कि यदि हमने जनहित के कार्य नहीं किए, यदि हमने जनता के प्रति समर्पित भाव से कार्य नहीं किए, यदि हमने जनता के वादे पूरे नहीं किए, तो आगामी चुनाव में जनता हमें घर भेज देगी और दूसरी पार्टी को सत्ता दे देगी। लेकिन शुरुआती दौर में स्थितियां नहीं थी, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से शासन किया। उसका कारण था कि कांग्रेस पार्टी में जो गुट थे वो एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करते थे। तो ये गुट जो थे वो कांग्रेस पार्टी में नियंत्रण भी स्थापित करते थे और संतुलन भी स्थापित करते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में विपक्ष के लिए कोई स्थान नहीं था, विपक्ष के पास आलोचना करने का कोई मुद्दा ही नहीं हुआ करता था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सभी विचारधारा के लोग थे, समाज के सभी वर्गों के लोग थे। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के बनने वाला है और इसी को हम कहते हैं कांग्रेस प्रणाली। क्या कहते हैं? कांग्रेस प्रणाली। और देखिए 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे, एक पार्ट के बाद में चौथे पार्ट 5वें अध्याय में, कि 5वें अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे कि 1969 में कांग्रेस का विभाजन होने के बाद में जो इंदिरा गांधी ने जो नई कांग्रेस बनाई थी, कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा, उसमें कांग्रेस प्रणाली का अभाव था। वो विभिन्न सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी नहीं थी, उसमें गुटों में तालमेल बैठाने और सहनशीलता की क्षमता नहीं थी। यही तो कारण था। आगे के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे कि 1977 में जो चुनाव हुए उसमें इंदिरा गांधी की पार्टी बुरी तरह से पराजित होती है। इवन इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली से और उनका बेटा अमेठी से पराजित होता है, संजय गांधी। सबके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग जुड़े रहे इस चैनल से। टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में रख रहा हूं, वहां से आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप में इन 2 अध्यायों के एक नंबर के सारे प्रश्न भेजे जा चुके हैं, उन्हें आप हल करें, उन्हें अपनी नोटबुक में उतारे। पीडीएफ अब तक मैं भेज नहीं पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही, लेकिन जल्दी आप लोगों के पास में पीडीएफ भी उपलब्ध करवाएंगे। अभी 15-20 मिनट बाद आपका दूसरा अध्याय पूरा हो जाएगा। आपने अब तक पहले की वीडियो नहीं देखे तो पहले की वीडियो अवश्य देखें, विद्यार्थियों तक अवश्य शेयर करें, लाइक करें,
कमेंट्स करें, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हमारा हौसला अफजाई करती है। आप सबका स्नेह ही हमें बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आपसे वादा रहा, दिसंबर तक आपके 18 अध्याय पूरे करवा देंगे। उसके बाद आप लोगों को मॉडल पेपर करवाएंगे, मॉडल पेपर की पीडीएफ उत्तर सहित भी आप लोगों के साथ में भेजेंगे। हो सकता है कुछ दिक्कतें जरूर आएगी, 18 अध्याय पूरे करवाने में 40 से 45 वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, कई प्रकार की दिक्कतें आएंगी। आप लोगों के अध्ययन के सामने भी कई प्रकार की दिक्कतें आती है, जीवन में भी बहुत सी समस्याएं आती है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि इन समस्याओं का सामना हमें दृढ़ता के साथ करना चाहिए, मजबूती के साथ करना चाहिए। आंधी क्या है तूफान मिले, आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम नई चेतना की तरह, हम नई चेतना की तरह, हम अंधेरे में उजियारा, हम उस प्यार के झोंके हैं जो हर ले जग का दुख सारा। चलना है पथ पर शूल मिले तो क्या, पथ पर अंगारे जले तो क्या, जीवन में कहां विराम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। तो आप जीवन की प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ते रहें, लगातार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहे। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहेगी। आइए वापिस आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं विपक्षी राजनीतिक दलों के बारे में। आपको कतई ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रारंभिक समय में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा, इसका मतलब विपक्षी दल थे ही नहीं क्या? बिल्कुल थे विपक्षी दल, लेकिन विपक्षी दलों को उतनी सीट और उतने मत प्रतिशत प्राप्त नहीं हुए। उसके कारणों की भी हम लोगों ने चर्चा की। लेकिन इस अध्याय में 4 विपक्षी दलों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन विपक्षी दलों की चर्चा करने से पहले एक बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे कि प्रश्न क्या बनेंगे इनमें से प्रश्न बनेगा मिलान करने का। कैसा प्रश्न बनेगा? मिलान करने का। 4 राजनीतिक दल पढ़ेंगे, कौन से अध्ययन करेंगे उसके बारे में पहले से आप लोगों को बता चुका हूं। प्रश्न कैसा बनेगा जरा सोचिए। इस तरफ एक तरफ आप लोगों को देंगे 4 राजनीतिक दलों के नाम, खंड ए में आपको 4 राजनीतिक दलों के नाम देंगे और खंड बी में इन राजनीतिक दलों के संस्थापक के नाम देंगे। किसने इस राजनीतिक दल की स्थापना की? एक तो आपको यह याद होना चाहिए किस राजनीतिक दल की स्थापना कब हुई, उसका वर्ष आप लोगों को याद होना चाहिए। और तीसरा प्रश्न बनेगा, एक तरफ राजनीतिक दल देंगे, उन राजनीतिक दल से संबंधित नेता कौन सा है उससे आप लोगों को मिलान करना पड़ेगा। या 4 राजनीतिक दल दे देंगे, सामने उनके नेताओं के नाम दे देंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। लेकिन सुमेलित वाले प्रश्न पूछने की संभावना कम है। आपको मिलान करने का प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा नेता किस राजनीतिक दल से संबंधित थे या किस राजनीतिक दल से संबंधित है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा? एक तरफ 4 राजनीतिक दल दिए जाएंगे और दूसरी तरफ दिए जाएंगे उनकी विचारधारा से संबंधित एक कथन। कौन से राजनीतिक दल से कौन सी विचारधारा मिलती है, कौन सी बात किस राजनीतिक दल से संबंधित है, ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। और क्या पूछा जा सकता है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी में तुलना कीजिए या अंतर बताइए। तब कैसे अंतर बताना उसकी भी चर्चा करेंगे। सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर बताइए, तब वो अंतर कैसे बताना उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है 1 या 2 नंबर का प्रश्न यहां से जरूर आप लोगों के आएगा। बहुत ढंग से इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए 1952 में जब प्रथम आम चुनाव हुए तो बहुत से विपक्षी दल थे। उन विपक्षी दलों का गठन 60 से 70 के दशक में आजादी के आसपास हुआ था, इसलिए कोई भी विपक्षी पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो कांग्रेस को टक्कर दे सके। लेकिन आज भारतीय राजनीति में जितने भी राजनीतिक दल आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, कहीं न कहीं इनकी जड़ें इन राजनीतिक दलों में अवश्य थी। आइए सबसे पहले राजनीतिक दल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और सबसे जो पहला जो राजनीतिक दल था उसके बारे में चर्चा करने से पहले 1-2 महत्वपूर्ण फैक्ट है आप लोगों के बीच रख देते हैं। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो पहला मंत्रिमंडल बना था स्वतंत्र भारत का, उस समय पार्टियों में इतनी द्वेषता नहीं थी जितनी आज है। उसमें उस समय उद्देश्य मुख्य हुआ करता था कि सबको साथ लेकर चलना और देश में बेहतर शासन कैसे स्थापित किया जा सकता है, यह मुख्य ध्येय था। यही तो कारण था। और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कांग्रेस पार्टी के आलोचक थे, कांग्रेस पार्टी के आलोचक थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। उसके बावजूद भी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी का मंत्रिमंडल था, उसमें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कानून मंत्री थे। विरोधी भी होने के बावजूद भी, यानी कि विपक्षी होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी में मंत्री थे। और इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी
श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस पार्टी के विरोधी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के विरोधी होने के बावजूद भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी मूलतः भारतीय जनसंघ से संबंधित थे, जो कांग्रेस पार्टी का धुरविरोधी राजनीतिक दल था। उसके बावजूद भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो आप जरा सोचिए कि प्रारंभ में किस प्रकार की राजनीति थी। इवन जयप्रकाश नारायण जो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण के नाम से जानते हैं हम लोग, जयप्रकाश नारायण जो सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे, इनको भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए न्योता दिया। यह अलग बात है कि ये उसमें शामिल नहीं हुए। तो आपको एक नंबर का प्रश्न पूछ ले, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिमंडल में कौन से दो ऐसे मंत्री थे जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे? आपका उत्तर होगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कांग्रेस पार्टी में समाजवादी पार्टी के किस नेता को मंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? जयप्रकाश नारायण। हालांकि उन्होंने मंत्री का पद प्राप्त नहीं किया। तो आप जानते हैं कि शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के बीच में इतनी द्वेषता नहीं थी, इतनी उनके बीच में जो है आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान था। यह स्वतंत्रता की जो अंतरिम सरकार थी उसमें देखा जा सकता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो विपक्षी दलों के लोग थे, वो भी जो है कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो एक फैक्ट मुझे लगा आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए, उसको कर दिया। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोशलिस्ट पार्टी। देखिए मैंने बताया प्रश्न क्या बनेंगे, एक बार फिर आप लोगों को याद दिला दूं। किस पार्टी की स्थापना कब हुई? नंबर 1। दूसरा, उसके संस्थापक कौन थे? नंबर 3। तीसरा, उस राजनीतिक दल से संबंधित नेता कौन कौन से थे? बहुत रट के जाना है प्रश्न को। और चौथा, उस राजनीतिक दल की विचारधारा क्या है? और पांचवा, उस राजनीतिक दल से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैक्ट है, कोई महत्वपूर्ण तथ्य है, तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में कब की गई? 1934 के अंदर की गई। और किसके द्वारा की गई? आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई वर्ष 1934 में। आइए हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि इस पार्टी के नेता कौन कौन थे। तो इस पार्टी में जयप्रकाश नारायण, इस पार्टी के नेता जेपी नारायण, बहुत ढंग से याद रखना इसलिए एक एक बात लिख रहा हूं, जो मैं पैनल पे लिख रहा हूं वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्युत पटवर्धन, इसके अलावा अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया। आगे बात आएगी। राम मनोहर लोहिया ने 1967 में जो कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध में जो गठबंधन बना था उसको उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की संज्ञा दी, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जयप्रकाश नारायण आगे, अच्युत पटवर्धन आगे, अशोक मेहता आगे, आचार्य नरेंद्र देव आगे, राम मनोहर लोहिया आगे और एस एम जोशी। देखिए मैं समय ले रहा हूं, इसका मतलब महत्वपूर्ण तथ्य है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा समाजवादी पार्टी के नेता कौन कौन थे, या प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा मिलान करने का, तब समाजवादी पार्टी दी जाएगी और इनमें से कोई एक नेता नीचे अलग कॉलम में उसका उत्तर दिया जाएगा। आपको बहुत ढंग से याद रखना है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव। 1934 में कांग्रेस के भीतर ही इस पार्टी की स्थापना की गई, यह बात भी ध्यान रखनी है। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया और एस एम जोशी सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। रजिस्टर में लिख लेना इन चीजों को और बहुत ढंग से याद करना है, कंफ्यूज हो जाओगे। जब हम चारों राजनीतिक दलों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे चारों राजनीतिक दल, तब आप लोगों के बीच में असमंजस्य स्थापित होगा कि कौन सा नेता किस राजनीतिक दल से संबंधित है। याद आराम से रह जाएगा। सोशलिस्ट पार्टी संस्थापक तो याद रखना ही है, कांग्रेस के भीतर 1934 में आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। जयप्रकाश नारायण बहुत चर्चित नाम है, जेपी नारायण के बारे में हम लोग बात करेंगे। राम मनोहर लोहिया भी काफी चर्चित नाम है, लेकिन इसके अलावा आपको नाम याद रखना पड़ेगा अशोक मेहता
अच्युत पटवर्धन और एस एम जोशी। दो नाम अ पे है, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन और एक है एस एम जोशी। तो ये मुख्यतः इस पार्टी के क्या थे, नेता थे। और तथ्य क्या आप लोगों को याद रखना है, 1941 में कांग्रेस पार्टी ने 1948 में अपने संविधान में बदलाव कर दिया कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही पार्टी का सदस्य रह सकता है। अब जो समाजवादी पार्टी, जो सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई कि हम कांग्रेस पार्टी की सदस्यता रखें या सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता रखें। अतः 1948 में बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, 1948 में सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी से क्या हो गई, अलग हो गई। तो कांग्रेस से अलग सोशलिस्ट पार्टी कब हुई, 1948 में हुई थी। एक नई सोशलिस्ट पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल बन गया, लेकिन इसकी स्थापना 1934 में कांग्रेस पार्टी के भीतर ही हुई थी। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। सोशलिस्ट पार्टी को प्रारंभिक आम चुनाव में किसी प्रकार की कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, किसी प्रकार की कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। अब इस पार्टी की विचारधारा क्या है, इस पार्टी की विचारधारा की बात आए तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद की बात कौन सी पार्टी करती थी, सोशलिस्ट पार्टी। सुधार होना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से। समाजवाद की बात करते थे। समाजवाद का तात्पर्य, जब हम शीत युद्ध के दौर के बारे में चर्चा करेंगे, जब हम समकालीन विश्व की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। समाजवाद का मतलब उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का अधिकार। समाजवाद का मतलब अर्थव्यवस्था राज्य नियंत्रित होनी चाहिए। समाजवाद का मतलब निजीकरण नहीं होना चाहिए। समाजवाद का मतलब जो है उत्पादन और अर्थव्यवस्था में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना है। सभी व्यक्ति के हितों की सुरक्षा करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी रहेगी, सरकार की रहेगी। सरकार को गरीबों के हितों की सुरक्षा करने के लिए आम मजदूर किसानों के हित में कार्य करने चाहिए। यह समाजवादी पार्टी जो होती है उसका एक प्रकार का एजेंडा होता है, उसकी विचारधारा होती है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास रखने वाला राजनीतिक दल कौन सा था, समाजवादी पार्टी। एक तरफ दे देंगे समाजवादी राजनीतिक दल, दूसरी तरफ दे देंगे उनसे संबंधित कथन। तब ध्यान रखना, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात आए तो किसके ऊपर क्लिक करना है, आप लोगों को समाजवादी पार्टी के रूप में क्लिक करना है। इसके आधार पर यह हमेशा कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते थे कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों व किसानों की उपेक्षा करती है। इसका मतलब मजदूरों और किसानों के समर्थन की बात कौन सा राजनीतिक दल करता था, समाजवादी पार्टी। लेकिन आप जानते हैं कि प्रारंभ में कांग्रेस पार्टी एक विचारधारात्मक, सामाजिक, गठबंधनात्मक पार्टी थी। इसका मतलब समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी में थे। तो इस आलोचना का ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। और 1955 में, 1955 में कांग्रेस पार्टी का एक सम्मेलन हुआ था, शायद में हो सकता है फैक्ट गलत हो, अडानी या अवानी ऐसा कोई सम्मेलन हुआ था 1955 में। उस सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को खुद को समाजवाद के रंग में रंग लिया। इनकी कांग्रेस पार्टी खुद समाजवाद की बात करने लगी। तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के पास कुछ ज्यादा बचा नहीं था। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आज की यदि हम बात करें तो इस समाजवादी पार्टी से कई नए राजनीतिक दल बने। तो कांग्रेस पार्टी से कौन कौन से राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ था, सबसे पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। दूसरा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तीसरा किसान मजदूर प्रजा पार्टी। तो ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी से बाद में कई नए राजनीतिक दल बने। उन कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ सोशलिस्ट पार्टी की बात कर रहा हूं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी का निर्माण इसी राजनीतिक दल में से हुआ। आज वर्तमान में जितने भी राजनीतिक दल दिख रहे हैं, प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में किन राजनीतिक दलों पर समाजवादी पार्टी की छाप दिखाई देती है। तो एक तो समाजवादी पार्टी खुद हो गई, इसके अलावा जनता दल जो सेक्युलर है और जनता दल जो यूनाइटेड है और जो राष्ट्रीय जनता दल है वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से देख सकते हैं। उन राजनीतिक दलों की जड़ें हम इस राजनीतिक दल में देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो समाजवादी पार्टी वर्तमान में, इसके अलावा जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल, दोनों जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेक्युलर पर इस पार्टी की छाप देखी जा सकती है। क्या क्या याद रखोगे, स्थापना कब हुई, किसने कही, कौन कौन से नेता थे, मुख्यतः विचारधारा कौन सी है और
कौन से राजनीतिक दल इस पार्टी से ही बने और आज के कौन से राजनीतिक दल है जिसके ऊपर इस राजनीतिक दल की छाप देखी जा सकती है। ये देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव, बाद में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का भी क्या किया था, नेतृत्व किया था। ये कई बार जेल भी गए, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान काफी जो है सक्रिय नेता भी रहे थे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1917 में रूस के अंदर लेनिन के नेतृत्व में एक क्रांति हुई थी। उस किताब में बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे। कम्युनिस्ट लेनिन 1917 में लेनिन के नेतृत्व में रूस में एक क्रांति हुई थी। उस क्रांति का नाम था बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति लेनिन के नेतृत्व में जारशाही के विरुद्ध बोल्शेविक क्रांति हुई थी, क्योंकि उनके राजनीतिक दल का नाम बोल्शेविक था। तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी लेनिन के नेतृत्व में 1917 में। लेनिन के नेतृत्व में रूस में सबसे पहले साम्यवाद की स्थापना हुई थी, जिसकी कल्पना कार्ल मार्क्स ने की थी। आप लोग आगे पढ़ेंगे बीए प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे, थिंकर के बारे में बात करेंगे। कार्ल मार्क्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद की कल्पना की थी। इसी विचारधारा से संबंधित जो भारत में राजनीतिक दल बना था उसी को हम कहते हैं सीपीआई। क्या कहते हैं? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो वही बात है, सबसे पहले इस पार्टी के संस्थापक कौन थे? इस पार्टी की संस्थापक आपकी किताब में दे नहीं रखा है। 1925 में एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने इस पार्टी की स्थापना की थी। एक बार फिर आप लोगों को याद दिला देता हूं, जो फैक्ट, जो तथ्य आपकी किताब में नहीं है वो आपसे कदापि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप बड़े प्रश्न का उत्तर देते समय दो चार बातें यदि अतिरिक्त लिखते हैं तो कॉपी चेक करने वाले का मन काफी प्रसन्न हो जाएगा और उसका बेनिफिट आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो इस पार्टी की स्थापना 1925 में एम.एन. रॉय के द्वारा की गई। 1935 से ये जो साम्यवादी थे, ये कांग्रेस के भीतर रहते हुए इन लोगों ने कार्य किया। लेकिन 1941 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी से क्या हो गई? अलग हो गई। क्या हो गई? अलग। 3 वर्ष आए हैं। 1925 में एम.एन. रॉय ने इस पार्टी की स्थापना की। 1925 में एम.एन. रॉय ने इस पार्टी की स्थापना की। 1935 से इन कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के भीतर रहते हुए, यानी कि 1935 से कांग्रेस के भीतर इन्होंने लोगों ने काम किया। लेकिन 1941 में ये कांग्रेस पार्टी से क्या हो गए? अलग हो गए। ये कांग्रेस पार्टी से क्या हो गए? अलग हो गए। ये कांग्रेस के अलावा दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल था आजादी के समय। कारण भी आपको पता है, 16, 27 और 20 सीटें इन्होंने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय आम चुनाव में जीती थी। कांग्रेस के बाद मजबूत संगठन था इस पार्टी का। इनके पास समर्पित क्वार्टर भी थे, मशीनरी भी थे, इनके पास में काफी लोग भी जुड़े हुए थे। लेकिन इस पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले एस.ए. डांगे। बड़े अजीब से नाम रहेंगे, आप लोगों को आराम से याद भी रहेंगे। इसके अलावा E.M.S. नंबूद्रिपाद आप लोगों को याद रह जाएगा, क्योंकि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। केरल में 1957 में यही मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 1959 में अनुच्छेद 356 के तहत इनकी सरकार को गिरा दिया गया। अजय घोष, इसके अलावा पी सुंदरैया, एस.ए. डांगे आ चुके हैं। अजय घोष हो गया। पीसी जोशी, ध्यान रखना जोशी 2 है, ये पीसी जोशी है। तो ये 5 जो लोग हैं वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। बहुत ढंग से आप लोगों को ध्यान रखना है। ए.के. गोपालन, एक और है ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, E.M.S. नंबूद्रिपाद, पीसी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरैया, 6 नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना, मिलान करने का। याद कैसे रखेंगे? बड़े अजीबोगरीब नाम है, हमने कभी सुने नहीं, जैसे एस.ए. डांगे, नंबूद्रिपाद, पी सुंदरैया, ए.के. गोपालन। ये 4 नाम तो आपको इसके हिसाब से याद आप लोगों को रह जाएंगे। और जोशी जी है एक, और एक है अजय घोष। जोशी घोष कैसे भी याद रख लेना, जोड़ तोड़ के ये नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। तो ये नेता इस पार्टी से संबंधित थे। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए बनेगा, इस पार्टी की विचारधारा क्या थी?
देखिए, समाज साम्यवादी जो पार्टी होती है, जो रूस से संबंधित थी, और साम्यवाद का मतलब है उत्पादन और वितरण के साधनों पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, लेकिन वो पूर्णतः उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार के नियंत्रण की बात नहीं करते हैं। ये हिंसा में विश्वास करते थे। इसके अलावा ये निजीकरण के सख्त विरोधी थे। तो इनकी जो विचारधारा थी वो ये थी, सबसे पहले तो इन लोगों का मानना था कि जो 1947 में हम लोगों को आजादी मिली है वो सच्ची आजादी नहीं है, सच्ची आजादी नहीं है। तो पहला तो इनको कहना था कि 1947 में जो भारत को आजादी मिली वो सच्ची आजादी नहीं है। इन लोगों ने हिंसक विद्रोह किया, हिंसक विद्रोह किया। विशेष रूप से कौन से क्षेत्र में? तेलंगाना क्षेत्र में। तेलंगाना क्षेत्र में इन्होंने हिंसक विद्रोह किया, लेकिन हिंसक विद्रोह से जब काम चला नहीं तो 1951 में इन्होंने हिंसा को तो छोड़ दी और लोकतांत्रिक तरीका अपनाया और चुनाव लड़े, और प्रथम, द्वितीय और तृतीय आम चुनाव में क्रमशः 16, 27 और 20 सीटें इस राजनीतिक दल को प्राप्त हुई थी। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार और जो है केरल में इस पार्टी को ठीक बहुमत प्राप्त हुआ था। तो प्रश्न बाई चांस मानचित्र में पूछ ले, हालांकि संभावना तो नहीं, फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में। केरल तो आप लोगों को आराम से याद रह ही जाएगा, क्योंकि केरल में तो कम्युनिस्टों की सरकार भी बनी थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार में इस पार्टी को ठीक ठाक बहुमत प्राप्त हुआ था। एक बहुत अच्छा प्रश्न जो पूछा गया था पिछले पेपर में कि इस पार्टी का विभाजन कब हुआ? 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो विभाजन है वो हुआ था 1964 में। इस पार्टी से एक नया राजनीतिक दल बना। एक तो हो गया सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो पुराना, और एक बन गया सीपीआईएम, यानी मार्क्सवादी पार्टी जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एम का मतलब मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, ये नया राजनीतिक दल बन गया। बाद में 1969 में इस पार्टी का एक और विभाजन हुआ, और उस समय जो राजनीतिक दल बना था वो सीपीआईएमएल, यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी। देखिए 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। उसके बाद में जो रूस की विचारधारा का जो समर्थन करने वाले थे वो तो रहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पुरानी कांग्रेस, पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी में, और जो चीन का समर्थन जो कर रहे थे, चीनी विचारधारा का जो समर्थन कर रहे थे, उन्होंने अपना एक नया राजनीतिक दल बनाया, उनका नाम था सीपीआईएम। तो ध्यान रखना 1964 में कांग्रेस पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ। कब हुआ? 1964 में, और विशेष रूप से विचारधारा के आधार पर यह विभाजन हुआ। सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, और इसके विरोध में राय रखने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी या सीपीआईएम से अलग दल इन लोगों ने बनाया। दोनों दल आज तक हमारे कायम है। तो बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का विभाजन 1964, सीपीआई, और नया जो राजनीतिक दल बना वो कौन सा बना? सीपीआईएम। सोवियत संघ की विचारधारा में विश्वास रखने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, और अलग विचार रखने वालों ने अलग राजनीतिक दल बनाया, सीपीआईएम। एक नेता का परिचय दे रखा है, ए.के. गोपालन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की से संबंधित है, ये भी केरल के थे। 1939 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए, और 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का जब विभाजन हो गया तब ये मार्क्सवादी पार्टी में शामिल हो गए, इनकी सीपीआईएम में शामिल हो गए थे, और 1952 से लगातार सांसद के रूप में कार्य किया था। अब है भारतीय जनसंघ। वही बात, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में, बहुत महत्वपूर्ण, किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इस पार्टी की जड़ें किसमें देखी जा सकती है? आरएसएस, आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा में इस पार्टी की जड़ें देखी जा सकती है। इस पार्टी की विचारधारा क्या थी? तो इस पार्टी की विचारधारा थी एक देश, एक संस्कृति, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र में विश्वास करने वाला जो राजनीतिक दल था, उस राजनीतिक दल का नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इस पार्टी ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर विशेष रूप से बल दिया था। इसके अलावा इस राजनीतिक दल का मानना था कि भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होना चाहिए,
एक अखंड भारत का निर्माण होना चाहिए, एक अखंड भारत का निर्माण होना चाहिए। इन्होंने कहा अंग्रेजी को हटाकर हम लोगों को हिंदी को महत्व देना चाहिए। राष्ट्रभाषा के बहुत बड़े समर्थक थे। तो बहुत अच्छे पॉइंट है। एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र की समर्थक कौन सा राजनीतिक दल था? भारतीय जनसंघ। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में विश्वास रखने वाला अखंड भारत का समर्थक था, पाकिस्तान के विभाजन का समर्थक नहीं था। अंग्रेजी को छोड़कर हिंदी को महत्व देने की बात कहता था। और एक और जो बात इनकी थी कि भारत में जो अल्पसंख्यक थे विभाजन के बाद में, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, अन्य धर्मों के जो अल्पसंख्यक थे, उनको भारत सरकार के द्वारा जो रियायत दी जा रही थी, उनके प्रति जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही थी, उसका इन्होंने जबरदस्त क्या किया था? विरोध किया था। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 1964 में, छठा पॉइंट हो जाएगा, 1964 में जब चीन ने परमाणु परीक्षण किया, तब इस पार्टी ने कहा भारत को भी अब क्या करना चाहिए? परमाणु परीक्षण करना चाहिए। इस प्रकार की बात इस राजनीतिक दल ने कही थी। 1952 में इस राजनीतिक दल को 3 सीटें प्राप्त हुई थी। 1957 में इस राजनीतिक दल को 4 सीटें प्राप्त हुई। यानी कि प्रथम और द्वितीय आम चुनाव में विशेष सफलता इस राजनीतिक दल को प्राप्त नहीं हुई। मुख्यतः हिंदी भाषी क्षेत्रों में राजस्थान, दिल्ली और यूपी व एमपी, मध्य प्रदेश में इस पार्टी को कुछ सीटें प्राप्त हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह रहेगा कि इस पार्टी से संबंधित नेता कौन कौन से थे। 3 नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नंबर 2 दीन दयाल उपाध्याय, दीन दयाल उपाध्याय। बहुत अच्छा प्रश्न इनसे बन सकता है कि एकात्मक मानववाद की संकल्पना किसने की थी? एकात्मक मानववाद की संकल्पना दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। और बलराज मधोक, ये नेता इस पार्टी से संबंधित थे। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा स्थापना की गई। एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति की बात ये लोग करते थे, हिंदी को ज्यादा महत्व देते थे, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बहुत बड़े समर्थक थे। और इन लोगों का मानना था कि भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं करके एक अखंड भारत का निर्माण करना है। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही थी, उसका इन्होंने विरोध किया। 1964 में जब चीन ने परमाणु परीक्षण किया, तो इन्होंने कहा भारत को भी परमाणु परीक्षण करना चाहिए। तो ये देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के ये नेता थे, भारतीय जनसंघ के हम इनको संस्थापक कह सकते हैं। विशेष रूप से ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। कश्मीर को स्वायत्तता देने के ये खिलाफ थे। कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 के तहत जो विशेष प्रावधान किया, उसका इन्होंने विरोध किया। कश्मीर नीति पर प्रदर्शन करते समय इनको हिरासत में लिया गया और इनका निधन हो गया। ये भी भारतीय जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय। बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा। ये भी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। और सबसे बड़ी बात है, एकात्म मानववाद का, यानी समग्र मानववाद का बहुत अच्छा ध्यान रखना। एकात्मक मानववाद को यहां पर दे रखा है समग्र मानवतावाद। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। समग्र मानवतावाद के प्रणेता कौन थे? समग्र मानवतावाद के प्रणेता कौन थे? आपका उत्तर होना चाहिए दीनदयाल उपाध्याय। अंतिम राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी। आइए सीधी बात करते हैं। 1959 में सी राजगोपालाचार्य के द्वारा इस राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। के एम मुंशी, एनजी रंगा, मीनू मसानी इस राजनीतिक दल के प्रमुख नेता थे। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस पार्टी का जो एजेंडा था, इस पार्टी की जो विचारधारा थी, वो विशेष प्रकार की थी। इस पार्टी का मानना था कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। इनकी पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक थे। उद्योगपतियों के समर्थन की बात करते थे, पूंजीपतियों के समर्थन की बात करते थे। निजीकरण का इन्होंने समर्थन किया। राज्य द्वारा जो केंद्रीकृत नियोजन था, उसका इन्होंने विरोध किया। राज्य नियंत्रित जो अर्थव्यवस्था थी, उसका इन लोगों ने विरोध किया। ये कहते थे व्यक्ति को खुला छोड़ दो, स्वतंत्र नीति अपनानी चाहिए, व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। निजीकरण का समर्थन किया। सरकार को केवल आवश्यक कार्य ही करने चाहिए, बाकी कार्य सरकार को नहीं करने चाहिए। यानी कि सरकार को कम से कम अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। इन्होंने कहा राज्य यानी कि सरकार को हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए, राज्य के नियंत्रण होना ही नहीं चाहिए। राष्ट्रीयकरण का इन लोगों ने विरोध किया। इन लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार जो कर लगाती है और उस कर से पैसे इकट्ठे करके जो आम लोगों के हितों की सुरक्षा करती है, उस नीति का भी इन्होंने विरोध किया। प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन से राजनीतिक दल का यह मानना था कि सरकार को कराधान नहीं करना चाहिए? देखिए, यह कराधान के खिलाफ थी, यह कर एकत्रित करने के भी जो है खिलाफ थी। सोवियत संघ और गुट निरपेक्षता की जो हमने नीति अपनाई, उसका भी इसने विरोध किया।
सोवियत संघ के साथ हमारे जो दोस्ताना संबंध थे और जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई उसका भी इस पार्टी ने विरोध किया। अमेरिका के समर्थन की बात करती थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा राजनीतिक दल चाहता था कि भारत के संबंध अमेरिका के साथ बेहतर होने चाहिए? स्वतंत्र पार्टी, यानी भारतीय जनसंघ जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके एकदम विपरीत यही राजनीतिक दल था। इस राजनीतिक दल को समर्थन किसका प्राप्त हुआ? राजा महाराजाओं का, पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों को इस पार्टी का जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि उन लोगों के ऊपर खतरा था तो उन्होंने इस पार्टी का समर्थन किया था। आइए श्री राजगोपालाचार्य के बारे में बातचीत करें। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1959 में उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। अंतरिम सरकार में बाद में केंद्र में मुख्यमंत्री भी रहे थे, मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे थे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भी थे। एक फोटो आप लोगों को दिख रहा है, यह पंडित नेहरू का स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसके नेताओं के नाम है। यहां पर देखिए, मैं देख रहा हूं कि श्री राजगोपालाचार्य उस समय गवर्नर जनरल थे 1948 में, और इसमें राजकुमारी अमृता के बारे में हमने बात की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की हम लोगों ने चर्चा की, जगजीवन राम इसमें थे, जॉन मथई थे, अमृत कौर थी, अहमद किदवई थे, बलदेव सिंह थे, मौलाना आजाद थे, प्रधानमंत्री नेहरू थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, श्री गाडगिल भी थे, श्री नियोगी भी थे, जयराम दास दौलतराम भी थे और गोपाल स्वामी अयंगर भी थे। आपकी किताब में ये चीज भी आप लोगों को दिख जाएगी। अंत में वीडियो हो सकता है लंबा हो गया, लेकिन मेरा टारगेट था कि इस पार्ट को हम लोग पूरा कर दें आज, ताकि 2 वीडियो में यह अध्याय भी पूरा हो जाए। अगला वीडियो आप लोगों के लिए जल्द लेके आएंगे। राजनीतिक दलों के तुलनात्मक प्रश्न पूछे तब कैसे हल करने, ये बात एक बात आप लोगों को बता देता हूं। जैसे स्वतंत्र पार्टी, और एक तरफ स्वतंत्र पार्टी हो गई, एक तरफ हो गई स्वतंत्र पार्टी, एक तरफ हो गया समाजवादी पार्टी। मान लीजिए समाजवादी पार्टी, तो सबसे पहले इसकी स्थापना 1959 में, इसकी स्थापना 1934 में। इसकी सी राजगोपालाचार्य ने की, इसकी आचार्य नरेंद्र देव ने की, आचार्य नरेंद्र देव ने की। इसकी जो विचारधारा थी कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का अधिकार होना चाहिए, महत्वपूर्ण उद्योग धंधों के ऊपर, महत्वपूर्ण उपक्रम के ऊपर, और लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे, ये निजीकरण के समर्थक थे, ये सरकार द्वारा हस्तक्षेप का विरोध करते थे, ये बाजारीकरण के समर्थक थे, ये सरकारीकरण के समर्थक थे। इस प्रकार से 3-3, 4-4 पॉइंट में इनका आप लोगों को जो है अंतर आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। अंत तक आप लोगों ने कक्षा को देखा। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, कोई बात समझ में नहीं आई तो मेरे तक आप लोग पहुंचाएं, कक्षा 12 के विद्यार्थियों तक इसे अवश्य पहुंचाएं और बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।